गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 18 मई और आज हम 17 और 18 मई दोनों दिनों के बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारी पिछली सभी वीडियो की पीडीएफ को डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको वहां से डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए, हम पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, प्रदेश के किस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी? तो ये लगाई जाएगी गवर्नमेंट्स वर्क फोर्स स्कीम के तहत। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को ये वैक्सीन दी जाएगी। प्रदेश में अब गवर्नमेंट वर्क फोर्स स्कीम के तहत सरकारी विभाग में कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के लिए प्लान तैयार किया गया है। राज्य की ओर से जिलों को जो वैक्सीन की डोज सप्लाई की जाएगी उसमें से 20% कर्मचारियों के लिए रिजर्व रहेगी। डीसी तय करेंगे कि किस विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाए। कम से कम 100 कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगाने का प्लान बनाया गया है। इसके बाद है, हिसार में ओपी जिंदल मॉडर्न स्कूल में बने चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया? तो ये किया गया मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। सुबह करीब 12 बजे सीएम विरोध के बीच ही हेलीकॉप्टर से 500 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे थे। विरोध मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो किसान आंदोलन पर बैठे हुए हैं उन्होंने इसका विरोध किया था। उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को सीधे सीधे बोल दिया था कि अब हम तुम्हें हिसार के अंदर एंट्री भी नहीं करने देंगे, अगर आओगे यहाँ तो लठ मार मार के तुम्हें भगाएंगे। इसी वजह से किसानों ने इसका विरोध किया, लेकिन किसानों को इस चीज़ का पता नहीं चला। चुपचाप यहाँ पर ये हमारे मनोहर लाल जी आए और चुपचाप उद्घाटन करके चले गए। उसके बाद किसानों को पता चला और काफ़ी ज़्यादा वहाँ सीन हुआ था, वो आप न्यूज़ पे जाके पढ़ लीजिएगा। मैं फ़िलहाल आपको यहाँ पर जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। इस अस्पताल को करीब 28 करोड़ रुपये में बनाया गया है। अस्पताल को राज्य की एजेंसियों ने महज 16 दिन में तैयार किया है। जिंदल स्टेनलेस प्रबंधन का भी इसमें बहुत योगदान है। इस अस्पताल को पहले रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा बनाने की बात चल रही थी, मगर बाद में डीआरडीओ ने खुद व्यस्त होने के कारण इसे बनाने से मना कर दिया था। ऐसे में इस प्रोजेक्ट को लोक निर्माण विभाग की एक दूसरी विंग हरियाणा रोड एंड ब्रिज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को यह जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अस्पताल को निर्माण दिल्ली की फर्म जेबी डेकोर को निर्माण की जिम्मेदारी दी। विभाग के एक्सईए विशाल रितेश नांदल, जेबी डेकोर के सीईओ रुपेंद्र वालिया ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में दिन रात एक कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि मेडिकल उपकरण, बेड व अन्य सामान भी कंपनी की मदद से तुरंत दिल्ली से लाया गया। इस अस्पताल में 5 एम्बुलेंस को यहाँ पर तैनात किया गया। मेडिकल स्टाफ के साथ साथ आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी विभागों का एक एक नोडल अधिकारी भी यहाँ पर नियुक्त किया गया ताकि अस्पताल के सुचारू संचालन में कोई बाधा न आए। जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड के विनिर्माण प्रमुख बी के बिदलिस बताते हैं कि वह कुल 8 टन ऑक्सीजन रोजाना यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी, यानी कि करीब 58 लाख लीटर ऑक्सीजन हर दिन 500 बेडों को यहाँ मुहैया करवाई जाएगी। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने किस आईपीएस अधिकारी को खेल एवं युवा विभाग का निदेशक नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया गया है पंकज नैन को, आप फोटो में इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद है, हरियाणा सरकार के द्वारा पहली बार किन जानवरों की गणना शुरू की गई है? तो ये की गई है बंदरों की गणना। तो प्रदेश के अंदर मंकी सेन्यूस वास्तव में वाइल्ड लाइफ सेन्यूस ऑफ हरियाणा 2021 का एक हिस्सा था। मंकी सेन्यूस की अनूठी विशेषता यह है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान ने स्थानीय लोगों को इस गणना के अंदर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। 3 दिनों में लगभग 600 लोगों ने 6000 बंदरों को देखा। पहली बार बंदर गणना वाइल्ड लाइफ सेन्यूस हरियाणा नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके जो है वो की गई थी। इस मोबाइल ऐप को भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा डिजाइन किया गया था। तो हरियाणा में जो बंदरों की गणना है, हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि आखिर इन्हें क्यों किया गया? तो देखिए, हरियाणा राज्य में मानव व बंदरों के बीच संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। इस प्रकार इस मुद्दे पर कुछ प्रकाश डालने के लिए इनकी जनगणना फिलहाल की जा रही है। मुख्य रूप से अंबाला, गुड़गांव, भिवानी, फरीदाबाद, यमुनानगर जैसे शहरों में
यह संघर्ष ज़्यादा देखे गए हैं। बंदरों की यह प्रजाति जो कि अक्सर मानव बंदर संघर्ष के अंदर लिप्त रहती है, यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत संरक्षित है। इसी वजह से अगर ये मनुष्य को कोई नुकसान भी पहुंचा देते हैं तो इस के बावजूद भी लोग इन बंदरों को मार नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्हें संरक्षित किया गया है, जिसकी वजह से मनुष्यों को यानी कि मानव जाति को इनसे और भी ज़्यादा यहाँ पर जो नुकसान है वो झेलना पड़ता है। तो सरकार को इनका या तो कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहिए, शहर से ले जाकर इन्हें कहीं बाहर छोड़ना चाहिए, या फिर अनुसूचित जाति जो संरक्षण नियम है वो हटा देना चाहिए, ताकि लोग इनसे अपनी सुरक्षा कर सकें। राज्य के पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, रेवाड़ी और हिसार जिलों में सबसे अधिक बंदर देखे गए हैं। अब मैं यहाँ महेंद्रगढ़ जिले के अंदर रहता हूँ, महेंद्रगढ़ रेवाड़ी दोनों ही ज़िले मेरे पास लगते हैं। तो यहाँ रियल में बंदरों की बहुत ज़्यादा समस्या है और गवर्नमेंट तो इनकी तरफ देखती तक भी नहीं है, और ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कॉलोनियों के अंदर, बाज़ार के अंदर तबाही मचाते हैं और लोगों को बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंसस हरियाणा के नाम से मोबाइल एप्लीकेशन को भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो अच्छी बात है अगर बंदरों से रिलेटेड यहाँ पर काम किए जा रहे हैं और बंदरों को अगर शहर से पकड़कर दूर छोड़ा जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो काम है बीजेपी के, ये ज़्यादातर तो कागज़ों पर ही छप कर रह जाते हैं और ज़मीनी हकीकत पर बहुत कम ही आपको देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से रोज़गार का मामला है वो काफ़ी कम आपको यहाँ पर इस सरकार में देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश को किस योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा खाद्य वितरण योजना के अंदर शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। हाल ही में 13 राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण शुरू किया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू की गई थी। यह योजना हरियाणा के अलावा आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, त्रिपुरा व उत्तराखंड में भी शुरू की गई है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने प्रदेश के 25 राज्यों में पंचायतों को 8,923.8 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें से हरियाणा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये की गई है 187 करोड़ रुपए। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मुक्त अनुदान की पहली किस्त राज्यों को जून 2021 के अंदर जारी की जानी थी। बहरहाल वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी की स्थिति तथा पंचायती राज्य मंत्रालय की अनुशंसाओं को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने सामान्य कार्यक्रम से पहले ही अनुदान राशि जारी करने का फैसला कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के कितने जिलों के अंदर कोविड अस्पतालों का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है 3 जिलों के अंदर, हिसार, पानीपत और गुरुग्राम। हिसार, पानीपत में एक कोविड सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जबकि गुरुग्राम में 2 को जगह कोविड सेंटर का उद्घाटन किया गया है। पानीपत के गांव बालजाटन के अंदर ऑक्सीजन युक्त 500 बेड्स का गुरु तेग बहादुर संजीवनी कोविड अस्पताल का यहाँ पर मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया है। हिसार की बात करें तो हिसार में 500 बेड के चौधरी देवीलाल संजीवनी अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। गुरुग्राम के अंदर सेक्टर 67 में 300 बेड के कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है और गुरुग्राम में ही ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 100 बेड के कोविड फील्ड अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने गांव में कोरोना मामलों का पता लगाने के लिए किसे शुरू करने का फैसला लिया है? तो ये फैसला लिया गया है डोर टू डोर स्क्रीनिंग ड्राइव शुरू करने का फैसला। ग्रामीण क्षेत्रों के 40 लाख घरों में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने डोर टू डोर जांच के लिए 8,000 टीमों का गठन किया है। ये टीमें पेटेंट कोविड और लेटेंट कोविड मरीजों की पहचान करेंगी। इन टीमों को सरकार की तरफ से स्वास्थ्य उपकरण भी मुहैया कराए जाएंगे। इसके बाद है, हरियाणा में परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है अंतराहरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को। इसके अलावा हरियाणा के अंदर HIV पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य विभाग हर महीने 2,250 रुपये की वित्तीय सहायता भी देता है। इसके अलावा जेलों के अंदर हेपेटाइटिस B व C की जांच के लिए दूसरा चरण आज से भी शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हरियाणा की वार्षिक रिपोर्ट का विमोचन भी किया। उन्होंने मलेरिया मुक्त मेवात के दूसरे चरण की भी शुरुआत की और परिवार नियोजन से संबंधित अंतराहरी सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कल के क्वेश्चन का आंसर। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में इलाहाबाद के किस पर्वतारोही का नाम अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण की टीम के लिए चयनित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था
हुकमचंद का नाम। इलाहाबाद के ऐसे पर्वतारोही हैं हुकमचंद जिसे अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोहण की टीम के लिए चयनित किया गया है। हुकमचंद को रूस में स्थित माउंट एल्बस की चढ़ाई करनी थी। इस चोटी की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 18,510 फीट है। हुकमचंद उर्फ चांदमाही ने अब तक 7 पर्वत चोटियां फतेह की हुई हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे। हाल ही में किसे हरियाणा बॉक्सिंग संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, संदीप कादियान, अभिषेक शर्मा, गजेंद्र फोगाट या फिर मनीष कौशिक। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। ज़रूरी काम होने पर ही घर से निकलिए, अन्यथा घर पर ही रहिए और अपनों के साथ अपना टाइम व्यतीत कीजिए, क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही है। ऐसे में आप घर पे रहेंगे, अपनों के साथ रहेंगे तो ज़्यादा सेफ और सुरक्षित रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल भी रख सकते हैं। तो बारी बारी सैनिटाइज कीजिए, मास्क लगा के रखिए और घर पर रहिए, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।